हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरी ऑन। आज ये मेरी पहली वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी से सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लेती हूँ। मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूँ कि जो 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक है साइंस की, उसके जो चैप्टर हैं उन चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज़ मैं डेली अपलोड करने वाली हूँ। इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि टोटल आपके बुक में 16 चैप्टर हैं जो अलग अलग पोर्शन में डिवाइड है। ठीक है, जो सबसे पहला पोर्शन है इसका केमिस्ट्री पोर्शन है, जो चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक इसमें क्या है, केमिस्ट्री पोर्शन है। चैप्टर 6 से चैप्टर 9 तक इसमें बायोलॉजी पोर्शन है। चैप्टर 10 से चैप्टर 13 तक इसमें फिजिक्स पोर्शन है। और चैप्टर 14, चैप्टर 15 और चैप्टर 16 ये है इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में अभी कुछ मेन सब टॉपिक या सब हेडिंग हम इन्हें कह सकते हैं वो बनती हैं, जो यहाँ पे मैंने दिखाई हैं। इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहला जो सब टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। मैं इसमें आपको बताऊंगी कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। उसके बाद है रासायनिक समीकरण। इसमें रासायनिक समीकरण होता क्या है, इसे कैसे लिखा जाता है और इसे बैलेंस कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आपकी बुक में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद इसमें दो सब टॉपिक आते हैं जिसमें कभी कभी शॉर्ट नोट्स में ये आ जाते हैं, रासायनिक संचारण और विकृत गंधिता। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहला चैप्टर जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहला है इसमें टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया। तो बात कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ, माना यहाँ पे मैंने एक पदार्थ ए ले लिया है और दूसरा पदार्थ मैंने यहाँ पे बी लिया है। इनको जब आपस में मिलाया गया तो इनके क्या होता है, रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है, या इनमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, एक नया पदार्थ सी मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। नया पदार्थ का मतलब है कि जो हमें यहाँ पे सी हमें प्राप्त हो रखा है, इसके जो रासायनिक गुणधर्म है वो ए और बी के रासायनिक गुणधर्मों से अलग होंगे। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी परिवर्तन का मतलब हो जाएगा कि जो हमें सी पदार्थ प्राप्त हो रहा है उससे हम वापस ए और बी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यह क्या होगा, एक स्थायी परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो ए और बी हैं इन्हें क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उसे हम कहेंगे अभिकारक। इन्हें हम क्या कहेंगे, अभिकारक, अभिकारक कहेंगे। और रासायनिक इन अभिकारकों के आपस में मिलने से जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो हमें ये नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है इसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद। इसे कहेंगे उत्पाद या प्रोडक्ट भी हम इसे कहेंगे। तो यही जो पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, अभिकारकों के आपस में मिलने और इनके रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होने से जो हमें एक नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है जिसे हम उत्पाद कह रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे हमारा दूध से दही जमना, दूध से दही जमना, ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, जो हमें दूध से क्या प्राप्त हो रहा है, दही हो रहा है, यह रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसमें भी हमें एक नया उत्पाद प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही श्वसन, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। इसी तरीके से हमारे जो भोजन का पाचन होता है, जब हमारे भोजन का पाचन होता है तो उसमें भी कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये भी भोजन का पाचन किसका एग्जाम्पल है, एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो ठीक है, अब इसके बाद हम इसे एक बार अच्छे से इसकी जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ, या क्या कह रहे हैं हम उसे, अभिकारक कह रहे हैं, आपस में मिलकर अथवा अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके नए उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
उदाहरण के लिए हो गया लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। इसी तरीके से जो मैंने आपको बता दिया है श्वसन, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही का जमना और भोजन का पाचन, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। इसी के बाद एक बार, वैसे तो मैंने आपको एक बार बता दिया, फिर से एक बार बात कर लेते हैं अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से पहले ही समझा दिया है, ए और बी जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं इन्हें क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। ठीक है। और इन अभिकारकों के अभिक्रिया करने के बाद जो हमें नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करके जो नए पदार्थ बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उत्पाद कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में कुछ हमें प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, ऑब्जर्वेशन प्राप्त होते हैं कि जो जैसे सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, माना कोई अभिक्रिया हुई, यही वाली रिएक्शन हम ले लेते हैं ए और बी। ठीक है। ये पहले क्या था, गैसीय अवस्था में था। जो हमारे अभिकारक थे वो गैसीय, जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा होगा कि जो कोई भी पदार्थ है उसकी 3 मेन अवस्थाएं होती हैं। पहला हो गया गैस जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है। और ऐसे ही हो गया ठोस, सॉलिड, इसे हम एस से डिनोट करते हैं। और द्रव, इसे हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो इस उदाहरण में मैंने ले लिया कि माना ए क्या था, ए पहले हमारा गैसीय अवस्था में था यानी जी। ठीक है। दूसरी बात, जो हमारा दूसरा अभिकारक है वो भी हमारा गैसीय अवस्था में था। इसके बाद जब अभिक्रिया हुई तो अभिक्रिया के बाद जो हमारा उत्पाद हुआ, माना ये किस अवस्था में मिल गया, हमें द्रव अवस्था मिल गया यानी लिक्विड स्टेट में हमें मिल गया। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि रासायनिक अभिक्रिया के जब प्रेक्षण प्राप्त होते हैं तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, इसी तरह तापमान में परिवर्तन हो जाता है। तापमान या बढ़ सकता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है। ठीक है। और क्या होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो हमें उसमें ये ऑब्जर्वेशन मिलते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम नया जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं, वो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की अगर मैं बात करूँ तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, एक सिंपल तरीका होता है जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है। इसे किस तरीके से, सिंपल तरीके से हम इसे प्रदर्शित करते हैं, तो कोई भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें अभिकारक होंगे और वो क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। तो जो ये अभिकारक हैं, ठीक है, कोई भी जो हमारे 2 अभिकारक हैं, यहाँ पे जो मैंने ए और बी ले लिए हैं अभिकारक, और जो मैंने सी क्या हो गया, यहाँ पे हमारा उत्पाद बना रहे हैं, जो अभिकारक और उत्पाद हैं इनके क्या लेते हैं, अणुसूत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के टाइम पर हम क्या करते हैं, अभिकारक और उत्पाद के क्या लिखते हैं, अणुसूत्रों को लिखते हैं और क्या लिखते हैं, प्रतीक चिन्हों को लिखते हैं। प्रतीक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही साथ भौतिक अवस्था कि जो हमारे अभिकारक हैं और जो हमारे उत्पाद बन रहे हैं वो किस अवस्था में है। अवस्थाएं मैंने आपको इससे पहले बता दिया है। गैस के लिए जी लेते हैं। ठीक है। ठोस के लिए एस यूज़ किया जाता है, सॉलिड, और द्रव के लिए लिक्विड अवस्था यानी एल लिया जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से एक आता है जलीय विलयन। कहीं पे अगर जलीय विलयन आए तो उसके लिए जलीय विलयन का मतलब हो जाए एक्वस फॉर्म में, यानी AQ लिखा होगा वहाँ पे, जलीय विलयन। तो अणुसूत्र के द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे, जैसे हमें जल लिखना है तो हम जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो ये जल ना लिख के हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, इसका अणुसूत्र, जल का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, H2O। हम जल को किससे प्रदर्शित कर देंगे वहाँ पे, H2O, चाहे वो हमारा अभिकारक के रूप में हो या उत्पाद के रूप में हो। इसके बाद जो हमारा प्रतीक चिन्ह है, आपको पता होगा कि जितने भी हमारे तत्व अभी तक खोजे गए हैं सबके अलग अलग प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए हम H का प्रयोग कर ले रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए O का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन जैसे बात करें तो N का प्रयोग, कार्बन के लिए हम C का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होंगे, प्रतीक चिन्ह।
तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन बन जाती है कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण एक तरीका होता है जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। इसमें हम क्या करते हैं, अभिकारक और जो हमारा उत्पाद है उन्हें अणुसूत्रों द्वारा, प्रतीक चिन्हों द्वारा और उनके भौतिक अवस्थाओं को हम इसमें प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जहाँ पे दो या दो से अधिक अभिकारक हो तो वहाँ पे हम बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। ऐसे ही अगर दो या दो से अधिक उत्पाद बन रहे हो तो वहाँ पे भी हम इनके बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। जैसे माना यहाँ पे एक उत्पाद हमारा डी बन गया तो यहाँ पे इनके बीच में क्या लगेगा, हमेशा प्लस का निशान लगेगा। अभिकारक को हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा देते हैं और राइट हैंड साइड पे हम यहाँ पे उत्पादों को दिखा देते हैं और इनके बीच में हम क्या लगाते हैं, एक एरो का निशान लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका हो गया। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके अणुसूत्रों द्वारा बताया जाता है या प्रतीक चिन्हों द्वारा बताया जाता है। साथ ही साथ उनकी भौतिक अवस्था प्रदर्शित की जाती है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण ले लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण। अब देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए हमने हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह ले रखा है, साथ ही साथ उसकी अवस्था बताई है कि ये क्या है, गैसीय अवस्था में है। इसी के साथ हमने क्लोरीन ले रखा है, क्लोरीन को क्या लिखा है हमने, गैसीय अवस्था में है, तो हमने उसकी भौतिक अवस्था भी उसे दर्शाई है। तो ये क्या हो गए, हमारे दो अभिकारक हो गए जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ये इनके बीच में क्या लगा है, इसलिए प्लस का निशान लगा है। जब दो अभिकारक हो या दो से ज़्यादा हो तो बीच में क्या लगेगा, प्लस का निशान। उसके बाद हमारी अभिक्रिया हो रही है तो वहाँ पे हमने एरो दिखा दिया। एरो के बाद जो हमें उत्पाद मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2 मोल HCl मिल रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का अणुसूत्र लिखा है हमने वहाँ पे। ठीक है, और साथ ही साथ उसकी भौतिक अवस्था भी बताई है। इसी तरीके से जल का निर्माण भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा और बुझे हुए चूने का निर्माण। ये सारी क्या हैं, रासायनिक अभिक्रिया हैं जिसे मैंने रासायनिक समीकरण के थ्रू यहाँ पे लिखा है। यहाँ तक आया समझ में। तो इसी प्रकार एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है, जो है रासायनिक अभिक्रिया में कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ बन जाती हैं। कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ क्या होती हैं, जैसे कहीं पे हमें कई रासायनिक अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जो एक निश्चित दाब पर और उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं। ठीक है, माना जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, अमोनिया निर्माण। ठीक है, अमोनिया निर्माण की प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम और 3 मोल हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं। इनकी जब आपस में हमने रासायनिक अभिक्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 मोल NH3 हमें प्राप्त हुआ। ये भी किस अवस्था में प्राप्त हुआ, हमें गैसीय अवस्था में प्राप्त हुआ। तो ये तो हमारी अभिक्रिया की समीकरण हो गई। लेकिन इसके लिए हमें कुछ विशेष परिस्थितियाँ जो मैंने बताई थी, पहला क्या है, ताप हमें T से डिनोट करते हैं। तो जब ये अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये जो एरो है इसके ऊपर या नीचे हम दर्शा देंगे कि 450 से 500 डिग्री सेल्सियस पर ये अभिक्रिया हो रही है। तो यह है ताप, और ऐसे ही क्या है, दाब हो गया हमारा प्रेशर, P से हम इसे शो करेंगे। ये क्या होती है, 150 से 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये अभिक्रिया होती है। तो यहीं पे हम इसकी दाब को भी दर्शाएंगे, 150 से 200 एटमॉस्फेयर पे हम ये अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार क्या होता है, यहाँ पे उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, बल्कि ये क्या करते हैं, अभिक्रिया होने के लिए अपनी सतह यानी सतह प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब अमोनिया निर्माण की प्रक्रिया होती है तो वहाँ पे आयरन उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अमोनिया निर्माण की प्रोसेस से मैंने आपको बता दिया, जो कोई विशेष परिस्थिति बन रही है जहाँ पर हमें ताप भी दर्शाना है, दाब भी दर्शाना है और उत्प्रेरक की उपस्थिति भी दर्शानी है, तो वहाँ पे जो एरो का निशान है उसके ऊपर या नीचे हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो समझ में आई तो मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई यहाँ पे ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।